प्रभा ये एडवोकेट्स हैं, ये दलित ओबीसी वामन मिश्रा साहब से काम किए हैं सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೌಲಾನಾ ಸಜ್ಜಾದೆ ಓಮಾನಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಅವರ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಘಟಪ್ರಭಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಜನರಿಗೆ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, OBC ಗ್ರೂಪ್ರ ಒಂದು ನೇತಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಘಟಪ್ರಭಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಾವನ ಆಗಬೇಕಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು 2 ದಿನದಿಂದ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಡಬಿಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂದು ಬದುಕಬೇಕು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. मौलाना साहब, आजकल भारत की हालात देख रहे हैं. एक मुसलमान का एक लीडर नहीं है, एक OBC ग्रुप का एक लीडर नहीं है. एक बरेली वाले वो बोलेंगे, देवबंद वाले वो बोलेंगे और अहले हदीस वाले वो बोलेंगे. इस मौलाना से हर लोग तितर बितर होकर ये कितने दिन तक चलता रहेगा कि एक नारे से हम लोग एक जगह मिलेंगे? आप बहुत पुरानी बात कह रहे हैं. अब बहुत कुछ बदलाव आ चुका है. पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसी बहुत कमी हो गई है इसमें. अब लोग आपस में लड़ने झगड़ने की बातों को नहीं पसंद करते. शिक्षा आम हो रही है, लोगों के अंदर बुद्धि तरक्की कर रही है, समझ रहे हैं लोग. और अब ये तो छोड़िए देवबंदी बदलवी, अब तो मुसलमान भी इस बात को समझ गया कि हम अकेले मजलूम नहीं हैं इस देश में. यहाँ तो हम तो अभी 70, 75, 80 साल से मजलूम हैं. यहाँ तो हज़ारों साल से लोगों का ज़बरदस्त शोषण हो रहा है. तो OBC समाज हो, शेड्यूल ट्राइब वाले हों, लिंगायत हों, बुद्धिस्ट समाज हो, सबके सबको मिलकर अब भारत के संविधान को अप्लाई कराना पड़ेगा. सिर्फ उसको बचाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसको लिटर एंड स्प्लिट उस पर अमल हो. संविधान हमारा बेहतरीन डॉक्यूमेंट है और ये हमारा एक एग्रीमेंट है कि हम आपस में कैसे मिलजुल कर रहेंगे, अपनी अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी रीत रिवाज ये अपनाते हुए और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए और देश को तरक्की देते हुए मानवता के प्रेम के साथ आगे बढ़ें तो हमारा ये देश पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा. इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं. खुदा ने हमारे मुल्क को सब कुछ दे दिया है, लेकिन सही तरीके पर देश को चलाने वाले नहीं हैं. एक छोटी सी संख्या है मनुवादी जो मानसिकता के लोग हैं. वो अब आपस में लड़ाने पर यकीन रखते हैं. आपस में लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल, और उसके बाद लूटो और खाओ. ये हो रहा है इस देश में. अब ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अब बहुत समय बर्बाद किए बगैर सब लोग मिलजुल कर इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे. 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत में हैं. कम से कम एक 50 MP पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, असेंबली में नहीं जा सकते. क्यों ऐसा बिछड़ रहे हैं ये मुसलमान? देखिए, इसके बिछड़ने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर भी है और पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी है. पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुसलमानों को वोट बैंक तो बनाया, लेकिन उनकी लीडरशिप को नहीं उभरने दिया. उनके अंदर पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए वो नहीं आने दी, और उनको यही आश्वासन देते रहे कि तुम चिंता न करो, हम हैं ना. तो उनको अपने पैरों पर कदम उठाने की गोया उनका मौका ही नहीं दिया. और ख़ुद मुसलमानों की भी इसमें बहुत बड़ी कमी है कि मुसलमान अंधा भरोसा करते रहे उन लोगों पर जो भरोसे के लायक नहीं है. उन्होंने सेकुलर कम्युनल ये खाने में बांटा. कहा इस देश की जो मेजॉरिटी है वो हिंदू है. पहला झूठ ये बोला, मेजॉरिटी हिंदू बिल्कुल नहीं है. दूसरा झूठ उन्होंने ये कहा कि हम ये जो सेक्युलर हिंदू हैं
मुसलमानों से कहा कि आप इनको सपोर्ट करो, ये तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे। देश में सेकुलर कम्युनल हिंदू के एतबार से जो विभाजन किया जाता है ये गलत है। देश में असल जो यहाँ का समाजी व्यवस्था है वो ये है कि ये हैं मनुवादी लोग और ये 85% लोग हैं जो मजलूम हैं। तो मेजॉरिटी तो मजलूमों की है, लेकिन वो मजलूम इकट्ठा नहीं हो पाए, इसलिए कि असल एजेंडे को नहीं समझे वो लोग। अब ज़रूरत इस बात की है, और अब मैं समझता हूँ कि बहुत सी इस वक्त ऐसी मूवमेंट्स चल रही हैं नेशनल लेवल पर भी, रीजनल लेवल पर भी, जो लोगों को उनकी अपनी पहचान बता रहे हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी उनको बता रहे हैं कि तुम हो कौन। वो नहीं हो जो तुमको बताया जा रहा है, और जो तुम हो वो तुमको बताया नहीं जा रहा है। अगर ओबीसी समाज ही समझ जाए, जिसकी संख्या जो है 52% से भी ज़्यादा है, अगर वही समझ जाए कि हमारी असली पहचान क्या है और हमको सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, यूज़ कर रहे हैं लोग, तो वही अगर समझ जाएगा तो भारत के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का परिवर्तन आ जाएगा। और मैं तो समझता हूँ कि अब इस क्रांति को कोई रोक नहीं पाएगा। दरमियान में रुकावटें तो आएंगी, कुछ समय लगेगा। हजारों साल की व्यवस्था को बदलना कोई आसान काम नहीं है। अब तक तो जागरूकता ही नहीं थी, जानकारी ही नहीं थी। अब जागरूकता फैल रही है, बढ़ेगा मामला ये। और जब हम शायद अपनी ज़िंदगी में देख भी लें, नहीं तो उसके बाद परिवर्तन तो आना है इस देश में। मौलाना, आखिरी सवाल, आरएसएस बीजेपी की बाप है और कांग्रेस आरएसएस की माँ है। इसमें भी वो लोग हैं, इसमें भी लोग यही है। ये मुसलमानों को, ओबीसी लोगों को केवल आश्वासन देंगे, भरोसा देंगे, मगर कोई काम नहीं करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का एक छोटा सा स्टूडेंट ये बात जानता है कि जब भी कोई विचारधारा वाली मूवमेंट, आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती है तो कभी एक पार्टी नहीं बनाती, कम से कम दो पार्टियां बनाती। वो दोनों पार्टियां एक दूसरे को खूब गाली देती और पब्लिक खूब ताली बजाती है, लेकिन उन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक ही होती है, उद्देश्य एक ही होता है। अमेरिका में दो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। आप दोनों का संविधान पढ़ लीजिए, आपको एक दो वर्ड्स के सिवा कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। यूके में दो पार्टियां हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। एक इसलिए होता है कि जब पब्लिक एक से नाराज हो तो दूसरी को ले आए और वो बड़ी खुश हो कि हमने हरा दिया और इसको जिता दिया। और रियल में कोई खास फर्क नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यही हमारे देश का हाल है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी। असल में ये ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की पार्टियां हैं। अब इस बात को लोग नहीं समझे, लोग समझे कि ये कम्युनल हैं, ये सेक्युलर हैं। ये सेक्युलर की एक लिबादा ओढ़ लिया गया। शुरू से हम जब आज़ादी के बाद से ही जो कुछ हुआ, वो किसने ये आदेश किया था बिल्कुल पहली काबीना में कि किसी मुसलमान को वो इंटेलिजेंस सर्विसेज में, एजेंसीज में न रखा जाए। उस वक्त कहाँ बीजेपी थी? मूर्तियां जो रखी गई थी बाबरी मस्जिद में, उस वक्त कहाँ बीजेपी थी? अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर को कि अब आप जरा प्लीज वो रिमूव कर दीजिए वो मूर्तियां। तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है, ये ऑर्डर करता है। भारतीय संविधान में इस बात का पूरा इंतजाम था कि अगर नहीं तो वो डिसमिस कर देते स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नर राज लगा देते, डायरेक्ट सेंट्रल फोर्सेस आके मूर्तियों को निकाल देती। तो ये बहुत गलत बात है कि ये पार्टी सेकुलर है और ये कम्युनल है। असल बात यह है कि अब देश में जालिम और मजलूम की तकसीम होनी चाहिए। कौन लोग हैं जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया है
और कौन लोग हैं जो एक्सप्लॉइट हुए हैं। एक्सप्लॉइट जो लोग हुए हैं उनमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और ओबीसी भी हैं, और SC ST भी हैं। इन सबको इकट्ठा होना चाहिए। ये इकट्ठा होने में जितनी देर लगाएंगे अपनी स्वार्थ की वजह से या कम समझ की वजह से, उतनी ही देर व्यवस्था परिवर्तन में लगेगी। अब हम सबको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और मैं तो बहुत आशावादी हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि भारत में परिवर्तन आकर रहेगा, न्याय स्थापित होगा, सबको उनके अधिकार मिलेंगे। ये कब होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन एक ग्राउंड लेवल का एक छोटा सा वर्कर हूँ, तो उसके नाते मैं जो कुछ समाज के अंदर देख रहा हूँ, तो उससे मुझे लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीदी की ज़रूरत नहीं है, हम इस लड़ाई में जीतेंगे। आखिरी ओबीसी लोगों को संदेश क्या है आपका मौलाना जी? मैं बहुत सम्मान के साथ ओबीसी लोगों से कहता हूं कि प्लीज़ अब सच्चाई को समझ जाइए। आपको ईंधन बनाया गया है, आपको यूज़ किया जा रहा है। आप आज भी आपका हाल ये है कि कोई ब्राह्मण आपके घर में अगर आए तो आप उसको छू नहीं सकते। आप उसको दूर से अनाज देंगे, आप दूर से उसको दान देंगे। इसको अभी तक नहीं समझ पाए आप कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं। वो आपसे पैसा लूटते हैं, आपसे सम्मान लेते हैं, आपसे प्रसाद लेते हैं, आप उनके पैर छूते हैं। आपको क्या मिल रहा है? आप किस गलत रास्ते पर पड़े हुए हैं? क्यों नहीं समझते इस बात को कि हमारी जो इज्जत है वो इस रास्ते में नहीं है। अब इन लोगों को, इस मनुवादी सिस्टम को समझ जाना चाहिए। ये मैं ओबीसी समाज से अपील करता हूँ कि वो अब सच्चाई को समझ लें। अब आप पढ़ लिख गए हैं, अब आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर सब बन रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या मनुस्मृति आप पढ़ पाएंगे? एक बार पढ़ के देखिए मनुस्मृति को। आप मनुस्मृति के मुताबिक क्या आप अपने साथ बर्ताव बर्दाश्त करेंगे? कितना जलील किया है मनुस्मृति ने, कितनी मतलब इंसल्ट की है ओबीसी समाज की और सारे पिछड़े हुए समाज की। तो भाई मैं ओबीसी समाज को ख़ास तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, कि अब आप सच्चाई को कबूल कीजिए और ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी, आपकी दुआ हमेशा अपने साथ रही है, और भारत के जो ओबीसी लोग जल्द से जल्द ಮಿಲ್ನಾ चाहिए। ಇದಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಶನ। ಇದು ಮೌಲಾನಾ ಸಜ್ಜಾದ್ ಒಮಾನಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಘಟಪ್ರಭಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಂಬರ್ 1 ಚಾನಲ್ ಆಶಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ.